ओके। सो गुरुजी को प्रणाम करते हुए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। उसके पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि इस क्लास का टॉपिक था इन्फ्लुएंजा, इसमें भी हम पिछली क्लासेस से देखते आए हैं, जिसमें हमने फीवर के बारे में देखा कि फीवर किस तरीके से होता है, उसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। मेरी आवाज सभी तक बराबर पहुंच रही है? यस लिख दीजिए एक बार चैट में, फिर हम जो है कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। अगर किसी को बराबर नहीं आ रही तो वो लेफ्ट होके दोबारा फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो लास्ट पिछली 2 क्लासेस में हमने फीवर के बारे में देखा, उनके टाइप्स के बारे में देखा। इस तरीके से हमने फीवर को समझा। अभी अलग अलग तरह के फीवर के बारे में, जैसे वायरल से होने वाला फीवर है, बैक्टीरिया से होने वाला फीवर है, ऐसे हम एक एक चीज को कवर अप करेंगे। तो जो जनरली जिन फीवर से कोई ना कोई जीवन में कभी ना कभी गुजरता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इन्फ्लुएंजा या फ्लू, ये मोस्टली जो है ज्यादातर सभी को कॉमनली ये होता है, तो इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में जानेंगे कि वैक्सीन क्या होती है, किस तरीके से काम करे, क्योंकि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगती है बच्चों को। अक्सर ये 6वें महीने में दी जाती है, बच्चे के जन्म लेने के 6वें या 7वें महीने में इन्फ्लुएंजा के वो दिए जाते हैं। और फ्लू की भी कुछ अमेरिका जैसे देशों में फ्लू शॉट दिया जाता है, उसकी एक तरह की वैक्सीन है वो। तो 1 साल के लिए आपको जो है इम्यूनिटी देता है, तो जिससे आप बार बार जो है बीमार नहीं होते हैं फ्लू के थ्रू। तो कई जगह पे इंडिया में भी लगाया जाता है, बट उसके लिए आपको उनको बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे फ्लू शॉट लगवाना है या फ्लू वैक्सीन लगवानी है। तो थोड़ा सा हम पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं वैक्सीन का, उसके बाद फिर हम फ्लू के ऊपर चलेंगे। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक तरह की मेडिसिन जैसी होती है जिसे शरीर में दिया जाता है, ताकि वह किसी विशेष बीमारी के खिलाफ जो है इम्यूनिटी को डेवलप कर सके। तो जो भी वैक्सीन दी जाती है, ये वैक्सीन एक तरह की मेडिसिन है जिसको बॉडी में किसी भी माध्यम से दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा इंजेक्शन के थ्रू उसको इंजेक्ट किया जाता है, और इससे बॉडी जो है अपना प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। सो वैक्सीन शरीर को उस बीमारी से लड़ना सिखाती है, लेकिन बिना बीमारी को फैलाए। तो वैक्सीन क्या है? ये शरीर को जो भी बीमारी जिसके प्रति हम जो है एंटीबॉडी बनाना चाहते हैं, या जिस बीमारी से शरीर लड़ना चाहता है, उसको जो है बिना बीमारी फैलाए शरीर में उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए तैयार कर देता है। तो वैक्सीन कैसे काम करती है? तो इसमें 3-4 तरह से ये काम करेगी। जैसे कि पहला है, वैक्सीन में बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया या वायरस का कमजोर या मरा हुआ टुकड़ा डाला जाता है। दूसरा, इसे शरीर में इंजेक्शन या ओरल यानी कि मुंह से दिया जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, आप सभी ने जो है अपने अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दिलाई होगी, मुंह में ड्रॉप डालते हैं वो। और कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो जन्म के तुरंत बाद लगाई जाती है, जैसे बीसीजी वगैरह की यहाँ कंधे में दी जाती है अक्सर। तो ये वैक्सीन दी जाती है। तो कुछ वैक्सीन जो है ओरली दी जाती हैं, और कुछ वैक्सीन जो है इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। शरीर की इम्यून सिस्टम इसे पहचान कर एंटीबॉडी
और मेमोरी सेल्स बनाता है। शरीर क्या करता है, वैक्सीन में जो भी वायरस या जो दिया जाता है, जिसका वैक्सीन रहती है, तो उसके प्रति जो है एंटीबॉडी बनाता है और मेमोरी सेल्स को डेवलप करता है। तो मेमोरी सेल कहाँ पर डेवलप होती है, मुझे लिखकर बताइए आप सभी लोग, आपको मालूम होगा मेमोरी सेल्स कहाँ पर होती हैं या हम कहाँ पर इनके बारे में पढ़ते हैं। चैट में लिखकर बताइए आप, मैसेज में। तो मेमोरी सेल में क्या होती है, वो कोडिंग, जो जिस बीमारी से लड़ने के प्रति एंटीबॉडी बनाई जाती है उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, ताकि जब दोबारा वायरस या बैक्टीरिया अटैक करे तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी एंटीबॉडी होती है, तो जिससे वह बीमारी का ज्यादा इफेक्ट बॉडी पे नहीं आता है और वह आराम से ठीक हो जाता है। आपने सुना होगा टी मेमोरी सेल्स, टी सप्रेसर, टी हेल्पर, टी किलर, ये कहाँ पर होती हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, थाइमस, काफी लोगों ने सही जवाब दिया, थाइमस। तो ये फ्यूचर के लिए जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडी की जो कोडिंग होती है या वो मेमोरी के तौर पे रख ली जाती है, ताकि जब अगली बार असली बीमारी शरीर में घुसेगी तो शरीर तुरंत उससे लड़ पाएगा और बीमारी गंभीर नहीं। वैक्सीन के प्रकार, पहले मैं वैक्सीन के जनरल जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद जो है तो थोड़ी सी डिटेल में हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे आपसे इन्फ्लुएंजा या फ्लू के ऊपर। पहला है लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। ये एक वैक्सीन का प्रकार है जिसमें कमजोर किए हुए जीवाणु या वायरस होते हैं, जैसे कि एमएमआर, बीसीजी और ओपीवी। ये तीन तरह की जो वैक्सीन है ये उदाहरण के तौर पर है, जिनमें क्या दिया जाता है, जो वायरस या बैक्टीरिया होगा या जीवाणु होगा वो जो है उसका कमजोर रूप होगा, यानी कि होगा वही वायरस लेकिन वो कमजोर स्वरूप में होगा, तो उसके प्रति बॉडी लड़के जो है एंटीबॉडी बनाएगी। तो बीसीजी का टीका जो है जन्म के तुरंत बाद, आपने देखा होगा जैसे ही बच्चे के जन्म होता है उसको कंधे में लगा दिया जाता है। फिर है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, यानी कि ऐसी वैक्सीन जिसमें मरे हुए जीवाणु या यानी कि बैक्टीरिया या वायरस जो कि मरा हुआ है, ठीक, मरे हुए जीवाणु या वायरस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जाता है। तो इसमें आते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए और रेबीज। तो ये दो तरह के जो है जीवाणु या वायरस जो है इनको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर डाला जाता है। तो इनएक्टिवेटेड वैसी वैक्सीन मतलब जिसमें मरे हुए वायरस या बैक्टीरिया होगा, ठीक।
लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन मतलब लाइव मतलब जिंदा लेकिन कमजोर, उस तरह के वैक्सीन में यूज किए जाए। तीसरा है टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो ये इस तरीके के वैक्सीन होते हैं, कुछ जीवाणु क्या होते हैं बॉडी में प्रवेश करके बॉडी में टॉक्सिन्स बनाते हैं। तो वो जो टॉक्सिन्स बनाते हैं वो टॉक्सिन्स हार्मफुल होता है। तो ऐसे वायरस या बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स को खत्म करके उनको जो है इंजेक्ट किया जाता है, तो उसके माध्यम से जो है ऐसी वैक्सीन कहलाती टॉक्सॉइड। तो यानी कि जो जीवाणु के जो जहर है टॉक्सिन को निष्क्रिय करके बनाया जाता है, जैसे कि टिटेनस और डिप्थीरिया। तो जो टिटेनस की वैक्सीन लगती है आप सभी को कभी ना कभी लगाई होगी, या जब भी कभी लोहा है या फिर आप मिट्टी में कभी खेल रहे होते हैं या बहुत मार लग जाती है, तो अक्सर ये जो टिटेनस का जीवाणु है या वायरस है ये हमारे जंग लगे लोहे पे अक्सर पाया जाता है या मिट्टी में ये होता है। तो इसकी वैक्सीन लगती है। तो वैक्सीन लगने से 6 महीने या साल भर या 2 साल तक की अलग अलग कैटेगरी की वैक्सीन होती है, तो वो आपको सुरक्षा देती है। क्योंकि अगर एक बार टिटनेस वायरस आपके अंदर चला गया और वो एक्टिवेटेड हो गया और आपके अंदर अगर उसके प्रति लड़ने की क्षमता नहीं है, तो फिर जो है इस बीमारी को धनुष टंकार भी बोला जाता है, यानी आदमी धनुष की तरह हो जाता है, टेढ़ा ऐसा अकड़ जाता है इस तरीके से। बहुत खतरनाक समस्या है। उसके जॉ लॉक हो जाते हैं, पानी पीने के लिए भी मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है, रीढ़ की हड्डी एकदम अकड़ जाती है। तो टिटनेस जो है बहुत गंभीर बीमारी, इसलिए इसका वैक्सीन लगाया जाता है। मदर को भी जब वह गर्भवती होती है तो उस समय भी जो है ये वैक्सीन दी जाती है, ताकि जब कभी अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़े, उसका ऑपरेशन करना पड़े, तो उसको टिटनेस ना हो, तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। फिर बच्चों को भी बाद में फिर लगाई जाती है वैक्सीन। तो इसमें जो है जो टॉक्सिन्स बनाने वाले बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स को निष्क्रिय करके वो वैक्सीन तैयार की जाती है। तो ये हो गई टॉक्सॉइड वैक्सीन। पहली हमने देखी लाइव एटेन्यूड वैक्सीन, दूसरी हमने देखी इनएक्टिवेटेड यानी कि इसमें मरे हुए जीवाणु या वायरस होंगे, तीसरा हमने देख लिया टॉक्साइड। तो टॉक्साइड में जैसे टेटनस और डिप्थीरिया। फिर होती है सब यूनिट या रिकम्बाइंड वैक्सीन। तो ये ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें केवल वायरस या बैक्टीरिया का छोटा हिस्सा लिया जाता है। तो इसमें आता है हेपेटाइटिस बी और HPV। इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। सब यूनिट यानी क्या कहलाएगा कि उसके जो प्रोटीन रहते हैं उसके कुछ हिस्से के प्रोटीन को लिया जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है। फिर आती है mRNA वैक्सीन। तो mRNA वैक्सीन जो होती है इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे क्योंकि सबको लगी होगी। ये कोविड-19 के समय वैक्सीन सभी ने लगवाई होगी, उनमें एक प्रकार था mRNA वैक्सीन जो लगभग सभी को लगा है। तो इसमें क्या करते हैं, जेनेटिक कोड डालकर शरीर को वायरस या प्रोटीन बनाने के लिए कहा जाता है। जैसे कि फाइजर मॉडर्ना ने जो कोविड-19 वैक्सीन बनाई थी वो mRNA वैक्सीन थी। तो मेरी पिछली क्लासों में आप सभी ने देखा होगा, मैंने आपको mRNA, RNA, rRNA इन सब चीजों के बारे में बताया था। तो mRNA में जो कोड होते हैं वो कोड ये डिसाइड करते हैं कि हमको राइबोसोम के थ्रू कौन सा जो है प्रोटीन बनाना है। तो वो जो mRNA है उस mRNA में कोड को बदल दिया जाता है, या जिस कोड का हमको प्रोटीन बनवाना है वो कोड उसमें एडिटिंग की जाती है। वो जीन एडिटिंग एक अलग तरह की ब्रांच है, उसमें ये सब चीजें आती हैं। तो वो एडिटिंग करके फिर उस तरीके का mRNA आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। वो जो है फिर जो है आपके शरीर में कोविड-19 के लिए अगर बनाया गया तो कोविड-19 के वायरस से वो लड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये mRNA वैक्सीन होती है, जो कि उसका एक एग्जाम्पल हो गया आपका कोविड-19 वैक्सीन। छठवा है वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, यानी कि किसी दूसरे वायरस के जरिए असली वायरस का हिस्सा पहुंचाया जाता है। इसमें जो था कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, ये वाली जो वैक्सीन थी ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन थी, जिसमें
किसी दूसरे वायरस के जरिए असली वायरस का हिस्सा पहुंचाया जाए। तो जो असली वायरस है उसका एक हिस्सा लेके दूसरे वायरस जो हमारे शरीर के लिए कम हार्मफुल है उसके अंदर वो डाला जाता है और फिर जो है उस वायरस को ग्रो करके उसकी जो है वैक्सीन बनेगी और फिर वो लोगों को लगाई जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक सभी को थोड़ा सा आइडिया लगा, समझ में आया थोड़ा बहुत? यस लिख दीजिए, फिर हम जो है इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। इसी के हम टाइप्स के बारे में देखेंगे लेकिन थोड़ा सा डिटेल में। फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे वैक्सीन का कवर करके इन्फ्लुएंजा पे। तो वैक्सीन के प्रकार में हमने देखा था एक लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, फिर दूसरा जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तीसरा टॉक्साइड वैक्सीन, चौथा सब यूनिट या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, पांचवा mRNA वैक्सीन और छठा वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। इनकी डिटेल हम देखते हैं। तो लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, इसको एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जीवित लेकिन कमजोर किए गए टीके। तो इसमें असली वायरस बैक्टीरिया को बहुत कमजोर करके डाला जाता है। एटेन्यूटेड मतलब होता है कमजोर। यह शरीर में असली बीमारी नहीं फैलाता लेकिन इम्यून सिस्टम को जो असली संक्रमण जैसा अनुभव कराता है, कि आपके शरीर को लगे कि आपके शरीर में जो है बीमारी का वायरस आ गया और बहुत स्ट्रॉन्ग जो भी आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो बीसीजी का टीका लगता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से बचाने के लिए, है ना। बीसीजी का टीका लगता है ट्यूबरक्लोसिस। तो शरीर को ऐसा लगेगा कि टीबी का वायरस आपके अंदर आ गया, ठीक। या पोलियो को जो वैक्सीन दी जाती है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, तो शरीर को लगेगा कि ये तो असली वायरस आ गया और वो उस पर टूट पड़ेगा उसको मारने के लिए। वो जो मारते समय जो है एंटीबॉडी बन जाएगी और जब कभी इन फ्यूचर असली जब वायरस आएगा तो वही एंटीबॉडी मेमोरी सेल में रिकॉर्ड रहेगी और इस तरीके की बॉडी जो है एंटीबॉडी शरीर तैयार कर देगा और शरीर जो है असली बीमारी से बच जाएगा, ठीक। तो लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन यानी कि जीवित लेकिन कमजोर किए गए टीके, तो इसमें असली वायरस या बैक्टीरिया को बहुत कमजोर करके डाला जाता है ताकि यह शरीर में असली बीमारी नहीं फैलाता लेकिन इम्यून सिस्टम को असली संक्रमण जैसा अनुभव कराता है। और ये जो लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन होती हैं ये बहुत मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली इम्यूनिटी देता है। आपने देखा होगा पोलियो की वैक्सीन आपने बचपन में पी ली, फिर जिंदगी भर तो आप पीते नहीं, तो देखिए वो कितनी लंबी आपको जो है क्या देता है, इम्यूनिटी देता है, ठीक। और ये जो वैक्सीन होती हैं जैसे कमजोर इम्यून सिस्टम वाले, जैसे एचआईवी या कैंसर के मरीज, उन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होता है तो उनको नहीं दे सकते हैं। कौन सी? लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ नाम बताता हूं जो कि लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन के तौर पे दी जाती हैं। वो होती हैं बीसीजी जो होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, फिर एमएमआर में जो है 3 बीमारियों के लिए यूज होता है, मीजल्स, मम्स और रूबेला, ठीक। मीजल्स के बारे में सब जानते होंगे, मम्स के बारे में भी सब जानते होंगे, है ना। थोड़ा सा रूबेला के बारे में हल्की फुल्की जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, यह एक संक्रमण से संबंधित बीमारी होती है। रूबेला डिजीज को या जर्मन मीजल्स भी बोला जाता है, ठीक। ये रूबेला नाम के वायरस से होती है और यह संक्रमण खांसने से या छींक से निकलते समय जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे ये फैलती है। और इसमें हल्का बुखार होता है, स्किन पर रैश आने शुरू हो जाते हैं और लिम्फ नोड में सूजन वगैरह आ जाती है।
खासकर ये गर्दन के आसपास के जो लिम्फ नोड हैं उनमें, और इसमें हल्की खांसी, सर्दी और आंखों में लालिमा रहती है। यह बीमारी आमतौर पर बहुत हल्की होती है और कई बार जो है बिना ध्यान दिए निकल जाती है। कई बार बच्चों में हो भी गई और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये रुबेला की जो वैक्सीन जो है खासकर महिलाओं को दी जाती है। अगर गर्भवती महिला खासकर पहले 3 महीनों में संक्रमित अगर हो जाती है इससे, तो भ्रूण में कई तरह की समस्याएं हो सकती है, जैसे बहरापन आ सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, या मानसिक विकास में देरी हो सकती है। इसी कारण से रुबेला इन्फेक्शन गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक माना जाता है। ठीक, डायग्नोसिस वगैरह इसके जो है क्लिनिकल सिम्टम से पता लगाएंगे, और इसका आरटीपीसीआर टेस्ट भी होता है। और रुबेला की जो है इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम एंटीबॉडी चेक करी जाती है। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है, तो इसके लिए मोस्टली जो है ज़्यादातर पैरासीटामॉल, पानी ज़्यादा पीना, यही सब चीज़ें, और वैक्सीन लगाई जाती है आपको। तो इसीलिए जो है वैक्सीन से बच सकते हैं इन चीज़ों से। एक साल पहले हमारे न्यूरोथेरेपी एजुकेशन ग्रुप में एक केस ऐसा आया था, तो शायद आपको मालूम हो या नहीं मालूम है। तो उसमें उस केस में यही हुआ था, उसको इन्फेक्शन के कारण उसके बच्चे पे इफेक्ट आया, तो मदर को हो गया था वो इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी जानकारी रुबेला की। तो MMR, मीजल्स, मम्स और रुबेला। मम्स सभी को मालूम है, मम्स भी जो है यहाँ पर ये फूल जाते हैं, ये मम्स आ जाते हैं यहाँ पर, ये पैरोटिड ग्लैंड के पास, पैरोटिड ग्लैंड में ही सूजन आ जाती है, तो ये मम्स होते हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। तो अभी हम जो देख रहे हैं लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, यानी कि जिसमें जिंदा पर अधमरे कह लो या कमजोर वायरस को डाला जाता है आपके शरीर में। ठीक, तो इसमें बीसीजी हो गया, टीबी का जो टीका लगता है ट्यूबरकुलोसिस का, MMR हो गया यानी मीजल्स, मम्स, रूबेला। फिर होती है ओरल पोलियो वैक्सीन जो दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन, पहले इसके टीके लगते थे इंजेक्शन के थ्रू, तो कई लोगों के हाथ में, जो पुराने लोगों उनको निशान होगा यहाँ पर या जो भी लगता है, वो निशान जाता नहीं था। तो फिर उसके बाद आ गई ओरल OPV। तो अभी मुंह में सिर्फ 2 बूंद जिंदगी की, जो आपने डायलॉग सुना था ना अमिताभ बच्चन का, वो उसी पोलियो वैक्सीन के बारे में। तो ओरल आ गई। फिर ओरल क्या है, सेफ रहती है, तो ओरल के तौर पे OPV दी जाती है पोलियो वैक्सीन के तौर। फिर है वेरिसेला वैक्सीन दी जाती है, जो कि चिकन पॉक्स करके एक बीमारी होती है, जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ये भी एक बड़ी खतरनाक बीमारी थी, बच्चों में बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे, हर आदमी इनसे, ज्यादातर लोग चीजों से गुजरते हैं, चिकन पॉक्स। तो उससे जो है बचाने के लिए ये वैक्सीन लगती है। तो ये हो गई पहला टाइप, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। दूसरा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। सो फर्स्ट टाइप समझ में आया, यस लिख दीजिए, या सेम पेज भी लिख सकते हैं। फिर हम सेकेंड टाइप पे जाते हैं। वेरी गुड। चलिए, अब हम जो है नेक्स्ट वैक्सीन पे जाएंगे, वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, यानी कि किल्ड। एक है लाइव यानी जिंदा लेकिन अधमरा या मरे हुए या कमजोर, है ना। तो लाइव में जो है वो जिंदा तो होगा पर उतना मजबूत नहीं होगा, कमजोर वायरस। इनएक्टिवेटेड यानी कि ये किल्ड, मरा हुआ वायरस रहेगा। तो इसमें वायरस या बैक्टीरिया को मारकर, किससे मारते हैं, हीट या केमिकल से शरीर में डाला जाता है। ठीक, बीमारी नहीं फैलाता लेकिन इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है, तैयार करता है। इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, इसीलिए मल्टीपल डोज या बूस्टर की जरूरत पड़ती है। तो इनमें बूस्टर शॉट देने पड़ते हैं, क्योंकि कम समय के लिए आपको जो है इम्यूनिटी देगा, या इम्यूनिटी उतनी मजबूत नहीं बनाता है।
तो इसके मल्टीपल डोज या बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने बूस्टर डोज तो जानते ही होंगे, कोरोना के टाइम पे भी काफी बूस्टर डोज लगे, एक दो के बाद तो लोगों में डर बैठ गया, तो तीसरा तो कई लोगों ने नहीं लगवाया। तो इसमें मल्टीपल डोज देनी पड़ती है। तो निष्क्रिय या मारे गए टीके जिनको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक, इसके उदाहरण हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसको आईपीवी भी बोला जाता है, आईपीवी। फिर हेपेटाइटिस ए का जो वायरस रहेगा उस बीमारी से लड़ने के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दी जाती है। तीसरा है रेबीज वैक्सीन। ठीक, और कुछ जो प्रकार हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के, जो कुछ प्रकार हैं वो भी जो है इसमें आते हैं, क्योंकि ये फ्लू तो जो है सीजनल होता है, तो ये 6 महीने या 1 साल के लिए आपको इम्यूनिटी देगा। तो ये हो गया सेकेंड टाइप, इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड वैक्सीन, जिसमें मारे हुए वायरस या बैक्टीरिया होंगे, तो ये शरीर को इम्यूनिटी देंगे पर थोड़ी कम देंगे, जो लाइव वाले देंगे ना उससे थोड़ी कम हो जाएगी। तो साल 6 महीने ऐसा या 2 साल के लिए इतनी इम्यूनिटी आपको देंगे। तीसरा है सब यूनिट या रिकॉम्बिनेंट या पॉलीसैकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन, यानी कॉन्जुगेट मतलब होता है जुड़ी हुई, दो चीजें जुड़ के बनाती हैं। सब यूनिट यानी किसी एक चीज का एक हिस्सा निकाल लीजिए, उसकी सब यूनिट कहलाती है। ठीक, पॉलीसैकेराइड जिसमें पॉलीसैकेराइड होते हैं एक से अधिक, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर कोई चेन बनाते हैं वो पॉलीसैकेराइड है। तो इसमें वायरस या बैक्टीरिया का पूरा हिस्सा नहीं होता, बल्कि उसका एक विशेष हिस्सा प्रोटीन या शुगर इस्तेमाल होता है, और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। बच्चों और कमजोर इम्यून वाले मरीजों के लिए भी ये सुरक्षित होता है। ठीक, तो इसमें क्या किया जाता है, पूरा वायरस का यूज नहीं करते, उसका एक हिस्सा यूज करते हैं, उसके जो प्रोटीन है या उसकी शुगर का इस्तेमाल करेंगे, वो शुगर का एक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे हेपेटाइटिस बी, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, फिर पीसीबी लगती है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो कि निमोनिया से बचाने के लिए लगाई जाती है। ठीक, न्यूमोकोकल वैक्सीन पीसीबी। फिर है मेनिंजोकोकल वैक्सीन, और चौथा है पर्ट्यूटिस, ये एक तरह की पर्ट्यूटिस खांसी जैसी बीमारी होती है ये, तो उसमें लगता है। इसमें आपके लिए जो नए शब्द आए हैं, हेपेटाइटिस बी से आप लोग परिचित हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन यानी निमोनिया, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको सिंपल डिटेल बताता हूं। तो एचपीवी जो है एक वायरस होता है, एक डीएनए वायरस है जिसमें पेपिलोमा विरिडी फैमिली से संबंधित है, और इसके 200 से ज्यादा प्रकार हैं। ये मुख्यतः स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि मुंह, गला और जननांग, उनको जो है ये प्रभावित करता है। और ये कैसे फैलता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से या डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैल सकता है। तो इसमें क्या होने वाली जो बीमारियां हैं एचपीवी, इसकी वैक्सीन के बारे में आजकल काफी चर्चाएं चल रही हैं। तो एचपीवी जो वैक्सीन है, इससे जेनिटल वार्ड्स यानी जेनिटल्स में मस्से टाइप के हो जाएंगे, या जो है ये टाइप 6 और 11 के होते हैं ये, तो इसमें छोटे फूल गोभी जैसे उभार मस्से बन जाते हैं जेनिटल या एनल एरिया में। कैंसर का खतरा बहुत कम है, लेकिन असुविधा ज्यादा है, परेशानी क्रिएट करता है। फिर दूसरा इससे होता है, एचपीवी वायरस से जो बीमारी होती है वो है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर मतलब होता है गर्भाशय में ग्रीवा का कैंसर। ठीक, तो ये अक्सर महिलाओं में देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली इसके 200 अलग अलग तरह के स्ट्रेन हैं, तो कौन सा स्ट्रेन किस तरीके की बीमारी पैदा करेगा वो इसमें बताया है। तो एचपीवी टाइप 16 और 18 सबसे खतरनाक है।
लगभग 70% केसेस में सर्वाइकल जो कैंसर है महिलाओं में, गर्भाशय का जो कैंसर है, उसका कारण बनता है एचपीवी। और यह कैंसर महिलाओं में बहुत सामान्य और गंभीर है। ठीक, अन्य कैंसर भी इससे होते हैं, तो जिसमें एनल कैंसर यानी कि एनस में कैंसर होगा, पेनाइल कैंसर यानी कि लिंग का जो है कैंसर होगा, ठीक, गले में कैंसर हो सकता है, और वजाइनल कैंसर भी हो सकता है इस वायरस से। और यह जो है एक रेस्पिरेटरी पैपिलोमेटोसिस करके भी इसमें एक कंडीशन बनती है इस वायरस से, जिसमें कि आपके लैरिंग्स या एयरवेज में मस्से बन जाते हैं। ठीक, बच्चों में यह जन्म के समय मां से एचपीवी संक्रमण से हो सकता है, बच्चों में भी ये इस तरीके से हो सकता है मां से, अगर मां को एचपीवी है, क्योंकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होगा। ठीक, ट्रीटमेंट तो आपको मालूम है, कैंसर का ट्रीटमेंट कैंसर के हिसाब से होगा, लेकिन अगर मस्से बने हुए तो मस्से को हटाने के लिए लेजर थेरेपी वगैरह की जा सकती है। बाकी इससे बचने का तरीका ये है कि इसमें एचपीवी वैक्सीन दी जाती है, और जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उनको जो है प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए। यही एक रास्ता है। और इसके लिए टेस्ट होता है, पेप स्मीयर टेस्ट कराया जाता है, रेगुलर इसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, पेप स्मीयर। एचपीवी डीएनए टेस्ट भी होता है, पेप टेस्ट भी होता है। तो संक्रमण कैसे फैलता है, स्किन टू स्किन और सेक्सुअल कांटेक्ट से, या जिनके एक से ज्यादा मल्टीपल पार्टनर होते हैं उनमें ये बीमारी फैलने का खतरा अधिक रहता है। ठीक, चलिए, ये एचपीवी के बारे में हो गया। थोड़ा सा डिटेल हम देखेंगे अभी एक और बीमारी जो आपने यहाँ सुनी, न्यूमोकोकल आपको मालूम है, एचपीवी मालूम हो गई, हेपेटाइटिस। अभी हम मेनिंजोकोकल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताता हूँ। सो मेनिंजोकोकल, ये जो है मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन नाइसीरिया मेनिंजाइटिडिस से ये जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या होता है, यह जो है बैक्टीरिया दिमाग और स्पाइनल कार्ड की जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है। इसकी वजह से मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी होती है, और इसका मुख्य कारण होता है सेप्टिसीमिया, खून में संक्रमण का ये मुख्य कारण होता है। इसके 12 अलग अलग तरह के प्रकार हैं, तो इसलिए वैक्सीन दी जाती है। और अक्सर इसमें जो है एक सिम्टम्स देखने को मिलेगा बच्चों में, एक तो बुखार बहुत तेज होगा, और गर्दन अकड़ जाती, गर्दन मुड़ेगी नहीं, और दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। जब मेनिंजाइटिस आएगा तो दौरे भी पड़ेंगे, उल्टियां होंगी, रोशनी से डर लगेगा, गर्दन स्टिफ हो जाएगी, और अचानक से तेज बुखार आएगा, या मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो इसमें इनको तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस वायरस की वजह से मेनिंजाइटिस होता है। फिर होता है मेनिंजोकोक्सीमिया, जिसको सेप्टिसीमिया बोला जाता है। तो बैक्टीरिया खून में फैल जाता है, और जब ये खून में फैल जाए इसका मतलब है आपकी जो है इम्यूनिटी एकदम कमजोर हो चुकी है। ठीक, तो फिर शरीर पर जो है चकत्तेदार रैश आएंगे, बीपी गिर जाएगा, शॉक में चला जाएगा, और मल्टी ऑर्गन फेलियर होंगे, जिससे जो है जान भी जा सकती है। ब्रेन डैमेज होगा, हियरिंग लॉस होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी, और अगर 24 से 48 घंटे में इलाज ना मिले तो डेथ भी हो सकती है। इसका कैसे पता लगाते हैं, तो CSF लंबर पंक्चर करके कमर में पंक्चर किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड को L5 के पास में, और वहां से जो भी डॉक्टर लेते हैं लंबर पंक्चर करके वहां से फ्लूइड निकालेंगे, और उसमें वो चीज देखते हैं कि इसमें मेनिंजोकोकस नाम का वायरस तो पॉजिटिव है कि नहीं है। फिर उस हिसाब से इसका इलाज है, एंटीबायोटिक देते हैं इसमें, पेनिसिलिन जी, और भी अलग अलग तरह का जो इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है। तो अभी आपको पता चला होगा कि वैक्सीन कितनी जरूरी होती है। तो ये हमने देख लिया मेनिंजोकोकल वैक्सीन,
न्यूमोकोकल वैक्सीन, एचपीवी, हेपेटाइटिस। पर्ट्यूटिस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। जिसको बोला जाता है काली खांसी, हुपिंग कफ। ठीक, तो ये बोर्डेटेला पर्ट्यूटिस नामक बैक्टीरिया से होता है, और यह जो है रेस्पिरेटरी तंत्र को या ट्रैक्ट को प्रभावित करता है और खतरनाक टॉक्सिन बनाता है, जो हमने अभी देखा था ना, टॉक्साइड वैक्सीन, है ना। तो ये टॉक्सिन्स बनाता है जिससे तेज खांसी और श्वसन की समस्या होती है, और यह बहुत संक्रामक होता है, कंटेजियस होता है। तो खांसी से और छींकने से ये आसानी से फैल जाता है, इसको हुपिंग कफ बोला जाता है। लक्षण सेम ही होंगे, साधारण सर्दी जुकाम जैसा होगा, नाक बहेगी, पर खांसी ठीक नहीं होगी। मोस्टली खांसी 2-3 हफ्ते तक भी पहुंच सकती है, और हुप जैसी खांसी, एकदम आवाज के साथ जो है खांसी आती है, बार बार तेज खांसी, हुपिंग खांसी और तेज आवाज के साथ, हुपिंग साउंड जो होता है उसके साथ। फिर 2-3 हफ्ते बाद ये कम हो जाती है, या ये खांसी जो है कई हफ्तों तक भी रह सकती है। बच्चों में ये जटिलताएं बड़ी खतरनाक होती हैं, इससे निमोनिया बढ़ सकता है, सीजर्स भी हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है, और 1 साल के बच्चों को अगर होता है तो डेथ का भी खतरा बना रहता है। बाकी बचने का उपाय तो यही है, अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखना है, और ये टाइम पे छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। तो ये हमने देखी सब यूनिट या रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी, एचपीवी, न्यूमोकोकल वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन, पर्ट्यूटिस। ठीक, तो इसमें क्या है, वायरस बैक्टीरिया पूरा हिस्सा नहीं होगा, सिर्फ उनका एक विशेष हिस्सा लिया जाएगा जो कि प्रोटीन या शुगर होगा, उसका इस्तेमाल करते हैं इम्यूनिटी को बनाने की। तो हमने पहले देखा लाइव एटेन्यूटेड, फिर हमने देखा इनएक्टिवेटेड यानी कि मरा हुआ, फिर हमने देखा सब यूनिट। अब हम चौथा प्रकार देखेंगे, टॉक्साइड वैक्सीन। तो ऐसी वैक्सीन क्या करती हैं, कुछ बैक्टीरिया बीमारी, टॉक्सिन, जहर जैसे पदार्थ बनाकर करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, उन बैक्टीरिया के टॉक्सिन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो निष्क्रिय कर दिया जाता है ताकि शरीर उस टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी बना सके। इसका उदाहरण है डिप्थीरिया और टिटनस। टिटनस से सभी लोग परिचित हैं। तो डिप्थीरिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये भी जो है मुख्यतः जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इसमें आते हैं बच्चों में, और ये जो है बैक्टीरिया से होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और यह बैक्टीरिया टॉक्सिन जिसको डिप्थीरिया टॉक्सिन बनाता है, जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। और ये किससे फैलता है, खांसने से, छींकने से, जो ड्रॉपलेट होते हैं वो, उसकी वजह से ये होता है। ठीक, 2 से 5 दिन बाद इसके सिम्टम्स आते हैं। ये आपके शरीर में घुसने के बाद एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है हर वायरस या बैक्टीरिया का। तो किसी किसी को हफ्ता भर लगता है, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 15 दिन लगते हैं। यानी आपके अंदर घुस जाएगा, लेकिन तुरंत असर नहीं दिखाएगा, धीरे धीरे करके आपके शरीर में इसका जब वो मजबूत बनेगा, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, वो बनने के बाद उसके जो सिम्टम्स देखेंगे 2 से 5 दिन बाद आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया होता है, सबसे आम होता है ये। तो गले में मोटा या ग्रे रंग का झिल्ली जैसा परत, स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाता है। निगलने में कठिनाई, गले में खराश, बुखार, कमजोरी, ये सब चीजें होती हैं, और लिम्फ नोड सूज जाते हैं। फिर क्यूटेनियस डिप्थीरिया होता है, त्वचा पर घाव और अल्सर हो जाते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में देखा जाता है तो दिल में सूजन आ सकती, पैरालिसिस हो सकता है, और किडनी फेलियर भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हैं।
तो वैक्सीन इसमें लगेगी आपकी डिप्थीरिया की TTAP, DTAP वैक्सीन, जिसको डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टिटिस, ये 3 एक साथ लगती है, बच्चों को दी जाती है। फिर इनका डोज दिया जाता है, जो बड़े लोग रहते हैं किशोर या वयस्कों को इसका डोज दिया जाता है, बाकी हाइजीन मेंटेन करता है। ये हो गया। अब अगला है mRNA वैक्सीन, इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो mRNA वैक्सीन, जैसा कि मैंने बताया था, mRNA में कोड चेंज कर देते हैं। तो इसमें वायरस का केवल जेनेटिक कोड शरीर में डाला जाता है और शरीर की कोशिकाएं इस mRNA से फिर प्रोटीन बनाती है, जिससे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी तैयार करता है। इसमें असली वायरस नहीं होता और यह तेजी से बनाए जा सकते हैं। तो कोविड-19 महामारी में ये यूज किया गया। उदाहरण के तौर पे आपने देखा मॉडर्ना और फाइजर ने जो है कोविड-19 वैक्सीन बनाई थी, और जो अपना भारत बायोटेक वगैरह है उसने भी। तो ये हो गया, mRNA में mRNA का यूज होगा। ठीक, इसके बाद है वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो इसमें एक हार्मलेस, नुकसान ना करने वाला वायरस लिया जाता है और उसमें डिजीज कॉजिंग वायरस का जेनेटिक मटेरियल डाल दिया जाता है। यानी जो वायरस है जिससे बीमारी होनी, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह कमजोर या शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले वायरस के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसको डाला जाता है। तो यह शरीर को बीमारी जैसी स्थिति दिखाता है और इम्यूनिटी विकसित करता है। उदाहरण के तौर पे इसमें भी जो है कोविडशील्ड और स्पुतनिक वी और जॉनसन एंड जॉनसन की जो कोविड-19 वैक्सीन, वो इसी के अंतर्गत आती है, वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो ये हो गया वैक्सीन के बारे में जानकारी। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो वैक्सीन के फायदे, शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। कई खतरनाक बीमारी जैसे पोलियो, स्मॉल पैक्स को लगभग खत्म कर दिया गया है और बच्चे, बूढ़े और कमजोर इम्यून सिस्टम वालों की रक्षा करती है। महामारी को रोकने में मदद मिलती है और इलाज का खर्च कम होता है, अस्पताल और इलाज का खर्च। वैक्सीन कब लगती हैं? तो ये जन्म से लेकर बुढ़ापे तक अलग अलग समय पर लगती है। तो बच्चों को जैसे अक्सर जो है BCG, पोलियो, DPT और हेपेटाइटिस बी, मीजल्स इत्यादि की दी जाती है। और जो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनको HPV और TDAP बूस्टर दिया जाता है। अभी हमने देखा था ना TDAP बूस्टर। और बड़ों को जो है अक्सर फ्लू शॉट, हेपेटाइटिस और कोविड-19 के बूस्टर शॉट या टिटनेस वगैरह दिए जाते हैं। यही अक्सर वैक्सीन होती है। वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो जिसमें हल्का बुखार आना, सूजन या दर्द, थकान, सिर दर्द और एलर्जिक रिएक्शन। तो कोविड-19 के समय में जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई उनमें कई अलग अलग तरह के पोस्ट कोविड इफेक्ट देखने को मिले, जो कि जो है रजिस्टर्ड कई ऐसे केसेस हैं जिनको, किसी को डायबिटीज नहीं थी, उनको डायबिटीज आ गई, स्किन डिजीज आ गई। अभी मैं एक पेशेंट अटेंड कर रहा हूँ, तो उसको जो है अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम डेवलप हुई उसके बाद। तो उसकी बॉडी में रोज जो है सुबह सुबह जो है खुजली शुरू हो जाती है। तो उसका CRP लेवल जनरली क्या होता है, फीवर वगैरह आने के समय तो बढ़ता है, लेकिन बाद में कम हो जाता है। पर उनके केस में ये हुआ, कोविड के बाद से उनका CRP और ESR कम ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से स्किन पे अर्टिकेरिया आ जाता। और जैसे ही कोई गर्म चीज वो खाते हैं या उन चीजों को इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बढ़ाने वाली चीजें खाने में आएंगी, तो वो और तेजी से बढ़ जाता है। तो ये उसका एक साइड इफेक्ट है। सभी वैक्सीन हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ठीक, कुछ सामान्य वैक्सीन जिनके बारे में आप जानते हैं, जैसे BCG जो है टीबी से बचाने के लिए, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो से बचाने के लिए, DPT यानी डिप्थीरिया, पर्टिटिस और टिटनेस।
फिर हेपेटाइटिस बी जो लीवर का इन्फेक्शन होता है वो, MMR मीजल्स मम्स और रुबेला, कोविड-19, तो ये सब इनके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वैक्सीन का चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है, क्योंकि अभी आगे जो है फ्लू शॉट, क्योंकि हम जब फ्लू के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ फिर इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन है वो आने वाला था, इसलिए आपको सोचा कि पहले जो है वैक्सीन को ही क्लियर कर दें, क्योंकि आगे अगर ये आएगा तो एक बैकग्राउंड आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, आप सभी को वैक्सीन के बारे में समझ में आया? यस लिख दीजिए, या सेम पेज लिख सकते हैं। फिर हम जो है थोड़ा सा अभी फ्लू के बारे में पढ़ेंगे, जितना हो सकता है उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब हम जो है हमारा जो टॉपिक था फ्लू या इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा के बारे में हमने देखा, ये एक तरह की बीमारी है जो कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस, किसकी वजह से होती है? ये इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस की वजह से। और ये क्या अफेक्ट करती है? आपकी नाक, गला और लंग्स, इनमें ये अफेक्ट करती है और कई तरह की सीवियर इलनेस इससे संबंधित देती है। ट्रीटमेंट के तौर पे तो आपको बताया ही था कि इसका वैक्सीन होता है। तो कॉज ऑफ फ्लू जो है, फ्लू वायरस जो होता है हम सभी में अक्सर देखने को मिलता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। तो इसमें इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो दो तरह के हैं, मोस्ट 3 तरह के हैं देखा जाता है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी। सी जो है बहुत रेयर होता है, माइल्डर फॉर्म होता है। ट्रांसमिशन ये कैसे फैलता है? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, आपके सामने किसी ने छींका और उसी समय आपने श्वास अंदर ले ली तो वो फैल जाए। किसी ने जो है अपना नाक का म्यूकस निकाला और कहीं पहुंच दिया दरवाजे के पास, या जो अक्सर हम गांव में देखते हैं, या जो जिन लोगों को जानकारी नहीं है, मॉल में जा रहे हैं, पहुंचा, और जो आप लिफ्ट यूज कर रहे हैं या एस्केलेटर, वहीं पे हाथ रख दिया। अब उस जगह पर आपने भी हाथ रख दिया, आपको नाक में खुजली हुई और आपने फिर वो चीज आपके सांस के माध्यम से चला गया। तो इस तरीके से ये फैल जाता है, तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो जब आप कम्युनिटी वाली जगह पे जाते हैं जहाँ गैदरिंग ज़्यादा है तो उस समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे तो ये नहीं होता कुछ भी। तो इस तरीके से ये फैलता है। तो खांसने से, छींकने से, किसी भी तरह से ड्रॉपलेट को आपने टच कर लिया और आपके वो माध्यम, टच करने से मतलब हाथ में टच करने से नहीं होगा, वो जब तक हाथ आपके मुंह के पास नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएगा, ऐसा है। ठीक, तो क्लोज कांटेक्ट होना थोड़ा सा जरूरी है। तो जो भी इन्फेक्शन वाला आदमी है, अब वो वैसे ही कमजोर है और उसका इन्फेक्शन हो गया, आप चले गए उसका हाल चाल जानने के लिए, अब उसने कमरे भर को खांस खांस के जो है इन्फेक्टेड कर रखा है और आप वहां पहुंच गए, गए थे हाल चाल लेने के लिए, वहां से बीमारी आप लेके आ गए। तो उस समय जाए तो मास्क वगैरह लगा के जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से फैलती है इन्फ्लुएंजा की बीमारी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? जब ये आपके अंदर जाएगा तो 1 से 4 दिन के अंदर, जैसे ही आप एक्सपोजर होंगे तो ये मोस्टली 2 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स दिखेंगे, हाथ पैरों में दर्द आने लगेगा, गले में खराश आएगी, थकान सी लगेगी, वो सारी चीजें सिम्टम्स। हाई फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस, ये कॉमन है। ठंडी लगेगी, सूखा कफ होगा, गले में सोरनेस होगी, नाक जो है रनी भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है, स्टफी भी हो सकती है। ठीक, बॉडी में दर्द, हाथ पैर दर्द हो रहा है, बच्चे बोलते हैं ना, स्कूल से आए इन्फेक्शन लेके, ठंड लग रही है, खांसी चल रही है, गले में दर्द है, निगला नहीं जा रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहा है, तो ये सारी चीज, फटीग है। फिर बहुत कुछ मतलब ये कॉमन नहीं है, कई ये वॉमिटिंग या डायरिया भी देखने को मिलता है, पर ये कॉमन नहीं है, तो कुछ लोगों में देखने को मिलता है। तो ये सिम्टम्स रहेंगे। डायग्नोसिस में इसका जो है इसका टेस्ट होता है रैपिड इन्फ्लुएंजा टेस्ट और PCR टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? सपोर्टिव केयर, रेस्ट, फ्लूइड, फीवर रिड्यूसर, पैरासीटामोल वगैरह
देते हैं। हमारे पास क्या होगा ट्रीटमेंट के तौर पर, हम वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एंटीवायरल जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो भी एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं लोग एंटीबायोटिक देते हैं जो बैक्टीरिया के लिए, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसके लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के तौर पे आप वायरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, है ना, वायरल ट्रीटमेंट दे दीजिएगा। और जब हाई फीवर हो जाए, तो जैसे कभी कभी फीवर इतना हाई हो जाता है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं कर पाता, या वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता चला जाता है, तो 6 मेडुला हम देते हैं उसमें। ठीक, फिर 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देना है, क्योंकि जो पूरे शरीर का जो ब्लड है वो लीवर से हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम के थ्रू गुजरता है और हार्ट में जाता है। तो हार्ट में जाने से पहले जब वो हेपेटिक पोर्टल वेन से, क्योंकि इन्फेक्शन तो ब्लड में ही घूम रहा है, तो वहां पर है कफर सेल्स। कफर सेल्स जो है किसी भी तरह के वायरस बैक्टीरिया मारने में मदद करेगी। तो थोड़ा काम लीवर संभाल लेगा, थोड़ा शरीर की अपनी इम्यूनिटी है, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है, वो सारी चीजें उसको वायरस को खत्म करने में हेल्प करेगी। तो क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप? एक आप जो दे सकते हैं ये अपना वायरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। गले के लिए 5-15-5 मेडुला जो अक्सर दिया जाता है, आप सभी जानते हैं। फिर जो है अगर 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दें, और 6 मेडुला भी दे सकते हैं। बाकी जो है फॉर्मूला पीडीएफ में ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं बुखार के। तो वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल ट्रीटमेंट उसमें काम करेगा। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, सेकेंडरी कोई कंडीशन है, तो उस बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये देखना पड़ेगा आपको, ये पता लगाना पड़ेगा कि ये वायरल है या नहीं है। अगर वायरल है तो मोस्टली इस फीवर देखने को मिलता है। ये सारे जो सिम्टम्स मैंने अभी ऊपर बताए, तो वायरल के लिए वायरल ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे आप? और एक ट्रीटमेंट मैंने बनाया था क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड का, जब प्रॉब्लम बहुत अधिक बढ़ जाए, कंट्रोल ना हो, निमोनिया जैसी कंडीशन हो जाती, बड़े लोगों में भी ये देखने को मिलता है, या फिर क्रॉनिक कफ यानी बहुत लंबे समय से हो जाता है, 1-1 महीने नहीं ठीक होता है, तो आप फिर वो ट्रीटमेंट आप तब ट्राई करेंगे। वो भी फॉर्मूला पीडीएफ में है, तो वो क्रॉनिक कफ के लिए बनाया था फॉर्मूला, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो शुरुआत में देने की जरूरत नहीं है बड़े फॉर्मूले, पहले माइल्ड ट्रीटमेंट से काम चलाना, जब उससे काम ना हो तो फिर बड़े ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग जो ट्रीटमेंट होगी। प्रिवेंशन, वैक्सीन लगवा सकते हैं, एनुअल फ्लू शॉट लगवा सकते हैं, और यही है। बाकी तो अपना थोड़ा सा प्रिवेंटिव केयर रखनी पड़ेगी, हैंड वॉश करना चाहिए, और अननेसेसरी अपने फेस को टच नहीं करना चाहिए, कहीं अगर छू गए आपको जो है वो चीज। फिर अवॉइडिंग क्राउड ड्यूरिंग आउटब्रेक, जब किसी तरह का इन्फेक्शन फैला हो, सीजनल इन्फेक्शन, अभी जैसे अभी 1-2 महीने में आपको डेंगू के केस देखने को मिलेंगे, या इस तरीके से सीजन चेंज होता है ना, तो उस समय अलग अलग तरह के इन्फेक्शन आते हैं, तो उस दौरान जब आउटब्रेक हो रखा हो तो क्राउड में जाने से अपने को कंट्रोल रखें। माउथ को खांसते या छींकते समय माउथ पर रुमाल रखें, कवर रखें, क्योंकि इससे आप भी सुरक्षित रखेंगे और दूसरे की जिंदगी भी आप बचा सकते हैं, है ना। तो आपके ड्रॉपलेट कहीं और ना गिरे, उसके लिए जो है माउथ को कवर करके रखना है। फ्लू इन चिल्ड्रंस, तो बच्चों में अक्सर जो है वॉमिटिंग एंड डायरिया होगा ये, और अगर फीवर 100 के ऊपर जाएगा, 104 106 हो गया, तो फेब्राइल सीजर्स आ सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशन में कान में इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। और जो एल्डरली होते हैं एट रिस्क इंडिविजुअल, तो उनमें इससे जो है may लीड टू निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और हॉस्पिटलाइजेशन, और यहाँ तक कैसे भी हो सकती है अगर ये बिगड़ जाए तो। ठीक, कॉम्प्लिकेशन यही है, निमोनिया हो सकता है, निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, साइनस का इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन है, अस्थमा है, सीओपीडी, मायोकार्डाइटिस और एंसेफेलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं इस बीमारी के साथ में। ओके, सो अभी ये हो गया। यूजुअली ये 5 से 7 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। अगर ये रिकवर नहीं हुआ तो जो सेकेंडरी दूसरे तरह के जो फीवर है उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, कहीं मलेरिया तो नहीं है,
टाइफाइड तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है उसको, तो 5 से 7 दिन में वैसे भी ठीक हो जाएगा, नेचुरली बॉडी उसको कवर अप कर लेती है। होम रेमेडीज के तौर पे क्या आप यूज कर सकते हैं? तो एक तो आराम करें, हल्का खाना खाएं जो सुपाच्य हो, हल्का हो, और हाइड्रेटेड रहें, और गर्म पानी पी सकते हैं, हर्बल टी जिसमें जिंजर, तुलसी और सिनेमन वगैरह जो है, आप दालचीनी वगैरह उसका यूज, या गर्म सूप पी सकते हैं। ठीक, ये चीजें हैं। और स्टीम लेना चाहिए, और नमक के पानी के गरारे करने चाहिए जिसमें आधा टीस्पून सॉल्ट और 1 गिलास पानी मिक्स करके दिन में 2-3 बार गरारे करें। फिर हर्बल नेचुरल सूथर्स जो होते हैं, जैसे जिंजर टी विद हनी, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एंड सूथिंग होती है। टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध जो कि एंटी माइक्रोबियल एंड इम्यून बूस्टिंग होता है। तुलसी, ये पत्ते जो है लिए जा सकते हैं चाय में, तो ये आपको इम्यूनिटी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। न्यूट्रिशन क्या होगा रिकवरी के लिए? तो हल्का खाएं, वेजिटेबल सूप, खिचड़ी, बॉइल्ड एग, सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी जो है ले सकते हैं। क्या अवॉइड करना चाहिए? हैवी, ऑयली और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए, जो स्लो डाइजेस्ट होते हैं। ठीक, हवा को थोड़ा सा मॉइस्चर वाला रखना चाहिए। और मेडिकल इमरजेंसी कब होगी? जब सांस लेने में तकलीफ होने लगे, छाती में दर्द होने लगे, और फीवर जो है 102 डिग्री बना हुआ है और पैरासीटामोल लेने से भी कम नहीं हो रहा है, तो मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत आपको हॉस्पिटलाइज्ड होने की जरूरत है। कंफ्यूजन आने लगे, सीवियर वीकनेस हो जाए, खड़ा भी ना हुआ जाए, ऐसी कंडीशन में भी जो है ये रेड सिग्नल होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इन्फ्लुएंजा और वैक्सीन। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आपके डेंगू फीवर के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास इस सब्जेक्ट पर खत्म होती है। सभी को समझ में आया होगा और कई तरह के डाउट्स इस क्लास से आपके खत्म हुए होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।